हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने 2 दिन में बहुत सारा रिवीजन किया है। मींस मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो रिवीजन किया था वो भी ज़रूरत थी उसकी। तो अभी मुझे लगता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक चीज़ ये कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम कहीं से भी रैंडमली कोई भी टॉपिक उठाकर रिवीजन करा दे रही हैं। तो उसका रीज़न सिर्फ एक ये है कि जब आपकी तैयारी इस टाइम पे तो फुल ग्रोथ पे होगी, तो मैं जो भी बता रही हूँ आप उसे ये एनालिसिस करिए कि हाँ, तैयारी आपकी सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो फर्स्ट टर्म है वो है लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन टर्म अप्लाई किया था गर्ट्यूड स्टेन ने उन यंग फ्रेंच मैन पोइट्स के लिए जो कि उस टाइम पे या तो लंदन जा रहे थे या तो पेरिस जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लिटरेचर और आर्ट में कुछ नई चीज़ फाइंड करना चाहते थे, कुछ न्यू डिस्कवरी करना चाहते थे, जिससे उनका जो लिटरेरी और आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो और भी ज़्यादा रिच हो जाए। लेकिन उस टाइम पे टी.एस. एलियट, एज़रा पाउंड एंड गर्ट्यूड स्टेन वहीं पे ही रहे थे। तो जब ये सारे यंग फ्रेंचमैन वापस आए तो यहाँ पे गर्ट्यूड स्टेन ने उनको बोला लॉस्ट जनरेशन। वो लोग कब लंदन वापस आए थे? 1930 के टाइम पे वापस आए। तो उन्हीं के लिए बोला लॉस्ट जनरेशन। लॉस्ट जनरेशन मतलब वो लोग एक बार यहाँ से जा चुके हैं और मतलब इधर उधर से घूम फिर के वापस आ गए हैं। तो इस टर्म को गर्ट्यूड स्टेन ने बोला लॉस्ट जनरेशन और मैल्कम कावले ने बोला एग्जाइल्स। तो अभी आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये बताइए कि ये लाइन किसने बोली? फ्रेंच इज़ द ओनली मॉडर्न लैंग्वेज फिट फॉर लिटरेचर। तो इस लाइन को बोला है जोसेफ कनराड ने। सेकंड है, इस थ्योरी को किसने दिया है? कौन सी थ्योरी को? द पोयम फॉर द पोयम शेक। इस थ्योरी को प्रपाउंड किया है एडगर एलन पो ने। अब ये बताइए कि द जाज एज, इस टाइटल को किसने पॉपुलर किया? तो इस टाइटल को पॉपुलर किया एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने अपने वर्क में टेल्स ऑफ द जाज एज, जो कि पब्लिश हुआ था 1922 में। फ्रेंड्स, 1922 मीन्स 1922 एक ऐसा पीरियड है जो कि लिटरेचर में एक अलग वैल्यू रखता है। नेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं ऐसे जो कि 1922 में पब्लिश हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले तो वेस्टलैंड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, टी.एस. एलियट का, पब्लिश हुआ था 1922 में। सेकंड, यूलिसिस। यूलिसिस लिखा है जेम्स जॉयस ने, ये भी पब्लिश हुआ था 1922 में। नेक्स्ट आता है मेरा जैकोब्स रूम, जो कि लिखा था वर्जीनिया वुल्फ ने, वो भी पब्लिश हुआ था 1922 में। और 1922 में कितने सारे वर्क पब्लिश हुए हैं आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कितने सारे वर्क्स पता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्स्ट। इलेक्ट्रिकल टेक्स्ट हम किसको बोलते हैं? तो देखिए, जब भी हमारा कोई भी टेक्स्ट मीन्स किसी राइटर ने लिखा, ऑथर ने लिखा, फिर पब्लिकेशन के लिए गया, तो पब्लिश होने से पहले उसमें वेरियस पीपल मतलब बहुत सारे लोग उसमें करेक्शन करते हैं। तो जिस टेक्स्ट में करेक्शन होता है और किसके द्वारा होता है? बहुत सारे लोगों के द्वारा होता है, वो मेरा कहलाता है इलेक्ट्रिकल टेक्स्ट। अब मैं बात करूं अगर कि कौन बात करता है मल्टीपल ऑथरशिप की। अब ये भी टेक्चुअल क्रिटिसिज्म से रिलेटेड टर्म है। तो इस टर्म को एक्सपाउंडेड किया था जेरोमी मैकगन ने अपने किस वर्क में? क्रिटिक ऑफ मॉडर्न टेक्चुअल क्रिटिसिज्म, जो कि पब्लिश हुआ था 1983 में और री इशू हुआ ये 1992 में। तो इन्होंने सोशल थ्योरी ऑफ टेक्चुअल क्रिटिसिज्म को एक्सपाउंडेड किया और इसी में इन्होंने टर्म दिया मल्टीपल ऑथरशिप। मल्टीपल ऑथरशिप का मतलब है जैसे कोई एक काम करता है, मतलब किसी ने बिजनेस खोला,
तो उस बिज़नेस का वो पर्सनल मतलब सिंगल ऑथर होगा, मीन्स सिंगल अथॉरिटी उसके पास होगी। बट यहाँ ऑथरशिप की बात हो रही है, वो भी कैसी ऑथरशिप की बात हो रही है, मल्टीपल ऑथरशिप की बात हो रही है। तो मतलब है जब भी कोई वर्क पब्लिश होता है तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कि पब्लिशर होता है, प्रिंटर होता है, एडिटर होता है, और भी बहुत सारे लोग जो साथ में काम करते हैं। तो जो ऑथरशिप है वो मल्टीपल ऑथरशिप हुई, ना कि वो वर्क सिंगल राइटर का हुआ। तो आई एम श्योर कि अभी आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, आज जब हम लोग क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं तो चलिए रोला बास को भी देख लेते हैं। रोला बास, जिनका वर्क एस जेड पब्लिश हुआ 1970 में, इन्होंने टेक्स्ट के बीच में डिफरेंस बताया, मीन्स कंपेयर की है। एक टेक्स्ट जो कि है रीडेबल टेक्स्ट, जिसको इन्होंने बोला है लिजिबल। सेकंड है मेरा अनरीडेबल, जिसको बोला है इलिजिबल। आप देखिए दोनों टेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस बताया इन्होंने। तो जो रीडेबल टेक्स्ट होता है, जिसको हम लिजिबल भी बोलते हैं, उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करना, उसको कंफर्टेबली समझना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उसके जो कोर्स होते हैं, उसकी जो लैंग्वेज होती है वो यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड होती है, जिससे हम लोग को उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा टेक्स्ट जिसको हम बहुत इजीली पढ़ पाएँ, और जब हम पढ़ें तो उसको बहुत ही कंफर्टेबली उसको इंटरप्रेट भी कर पाएँ, तो वो मेरा हो गया रीडेबल टेक्स्ट। अब अनरीडेबल टेक्स्ट क्या होता है, जिसको हम इलिजिबल भी बोलते हैं। अनरीडेबल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसकी लैंग्वेज होती है वो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो नॉर्मली यूज्ड में नहीं होते हैं, और ऐसा लगता है उसको देख के कि इसको जो जिसने लिखा है वो हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन, पोइट्स या ऑथर होगा, क्योंकि उसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी बोलते हैं कि अगर इन दोनों टेक्स्ट में कंपैरिजन करें कि हमको कौन सा वर्क पढ़ के ज़्यादा मज़ा आता है, तो इस चीज़ को इंटरप्रेट किया है, मीन्स इस चीज़ के बारे में रोला बास ने अपने एक और वर्क, जिसका नाम है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, जो कि पब्लिश हुआ था 1973 में। तो इन्होंने बताया कि हम लोगों को रीडेबल टेक्स्ट पढ़ने में उतना प्लेजर नहीं मिलता है जितना कि अनरीडेबल टेक्स्ट को पढ़ने में प्लेजर मिलता है। क्यों मिलता है? इजी चीज़ पढ़ ली, ठीक है, इट्स ओके, हाँ समझ में आ गया। अगर मैं अपना ही एग्जांपल ले लूँ, मैंने कोई पोएम पढ़ी और मुझे बहुत इजीली समझ आ गया, तो मैंने कहा हाँ इट्स ओके, आई गॉट इट दिस पोएम। अब मैंने कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ी और वो मुझे समझ ही नहीं आ रही, उसके लिए मुझे बहुत सारे डिक्शनरीज़ की हेल्प लेनी पड़ी, बहुत ज़्यादा अपना ना दिमाग यूज़ करना पड़ा, उसके बाद मुझे समझ आया। तो मुझे लगेगा ओह माय गॉड, इतनी टफ चीज़ मुझे समझ आ गई, नाउ आई एम टू मच हैप्पी। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया कि मतलब मुझे इस चीज़ में ज़्यादा प्लेजर मिला। तो मतलब जो अनरीडेबल टेक्स्ट होता है उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, और इस चीज़ को इन्होंने अपने किस वर्क में बताया? द प्लेजर ऑफ टेक्स्ट में। तो अभी आपको समझ आ गया होगा। आप देख लेते हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी ये टर्म है, ये दिया है जॉन कीट्स ने। आप सब लोगों को पता होगा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। अच्छा ये बताइए कि इस टर्म को कब यूज़ किया गया था, मीन्स किस टाइम यूज़ किया गया था? तो इस टर्म को जॉन कीट्स ने यूज़ किया था 1817 में, मीन्स 1817 में, दिसंबर में, एक लेटर में, और उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था शेक्सपियर के लिए। अब ये तो पता चल गया, ठीक है। अब एग्जैक्टली नेगेटिव कैपेबिलिटी है क्या? तो नेगेटिव कैपेबिलिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें कि जॉन कीट्स ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने शेक्सपियर को यूज़ किया। शेक्सपियर को क्यों यूज़ किया? मतलब एक ऐसा वर्क जिसमें कि राइटर के आइडियाज़ रिप्रेजेंट होते हैं। भाई राइटर लिखेगा तो राइटर के आइडियाज़ होंगे, पोइट के आइडियाज़ होंगे, लेकिन उसमें वो जो स्टाइल है, जो आइडियाज़ हैं, वो वहाँ पे पोइट ना रिप्रेजेंट करके उस आइडिया को कोई और रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे अगर हम शेक्सपियर के वर्क पढ़ते हैं, ओथेलो पढ़ा या हैमलेट पढ़ा, तो उन वर्क्स को पढ़ते टाइम हमें बिल्कुल भी शेक्सपियर का ख्याल नहीं आता, हम ओथेलो के बारे में सोचते हैं, हैमलेट के बारे में सोचते हैं। जबकि अगर यही हम वर्ड्सवर्थ के वर्क पढ़ें तो वर्ड्सवर्थ के
वर्क पढ़ते टाइम हमें वर्ड्सवर्थ की याद आती है कि अरे हाँ, तो ये वर्ड्सवर्थ हैं, जबकि शेक्सपियर के वर्क पढ़ते टाइम उनका हमें बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता। तो मतलब यहाँ पे शेक्सपियर अलग हैं, उनके आइडियाज़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, वॉटेवर। तो यहाँ पे जो राइटर होता है अपने आप को उन आइडियाज़ से अलग रखता है, अपने आप को उसमें रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मुझे लगता है कि अब इतने से आपको समझ आ गया होगा, और मैंने जितने भी चीज़ें बताई हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो सारी चीज़ें तैयार होंगी, और अगर नहीं है तो आप फिर से इन चीज़ों को तैयार कर लीजिए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर से कुछ नया रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।